हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो है अध्याय पहला फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इसमें अध्ययन करें। इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य को जो है मैंने बारीकी से समझा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फ्रांस में क्रांति के होने के कारण क्या थे? आखिर फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुआ? क्यों कि किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में या किसी भी समाज में क्रांति होता है या हम कहें कि आंदोलन होता है, तो हम इसका कारण ये है कि वहाँ की जो समाज है, वहाँ की सोसाइटी जो है, जिसकी जो इच्छाएं हैं पूरी नहीं होती हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं वो जो है मिलकर जो है एक आंदोलन करते हैं, ठीक है, क्रांति करते हैं। तो फ्रांस में क्रांति होने के कारण जो है सबसे पहला कारण जो था राजनीतिक कारण था, क्योंकि वहाँ का जो शासक था निरंकुश था। वो अपने आप को जो है स्वामी मानता था, भगवान मानता था। वहाँ पे सामंतों का प्रभाव था, कुछ बड़े लोगों का भी प्रभाव था। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की कमी थी, मतलब दूसरे देशों के साथ जुड़ने की भी कमी थी। यूरोप के प्रमुख देश थे जहाँ पे ऐसा हुआ था, जिसमें फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, प्रशिया था, इटली था, रूस था, इंग्लैंड था, पोलैंड, स्पेन और नीदरलैंड, जहाँ पे ये सब क्रांति हुआ, जहाँ पे ये परिवर्तन हुए। तो सामाजिक कारण क्या था कि भाई समाज में कुछ ऐसी कमियां होंगी जिसके कारण भी आंदोलन हुआ होगा। तो यहाँ पे उच्च पादरी थे, ठीक है, निम्न श्रेणी के पादरी थे। मतलब पादरी मतलब है कि जो चर्च में जो उपदेश देते थे। सरदार या सामंत थे, मध्यम वर्ग थे, मजदूर थे, किसान थे। फ्रांस के दार्शनिक, ये देखिए फ्रांस के क्रांति जो हो रहा था इसमें इनका जो बहुत एक चमत्कारी रोल था, इनका जो एक महत्वपूर्ण रोल था कह सकते हैं। जैसे मॉन्टेस्क्यू था, वाल्टेयर था, रूसो था, दीदरो था, क्वेसेने था। इनका जो एक अहम रोल था क्रांति को चलाने में, क्रांति को ऊपर ले जाने में, इनका एक अहम रोल था। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो देखिए किसी भी देश में जब भी आर्थिक रूप से कोई अगर देश कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर जो कोई भी क्या कर लेगा, शासन आराम से कर लेगा, ठीक है। तो यही कारण था कि आर्थिक कारण, राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या था कि जो फ्रांस के ऊपर जो है कर्ज पे कर्ज बढ़ते जा रहा था। पहले 10 अरब लीवरे का था, फिर 2 अरब लीवरे का हो गया, 12 अरब लीवरे का कर्ज चढ़ गया था। दूषित कर व्यवस्था थी वहाँ पे, जो कर व्यवस्था भी थी बहुत दूषित थी। टाइल हो गया, टाइट हो गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था का जो एक तरह से ढह गया था, चरमरा गया था। महंगाई बढ़ रहा था, जनसंख्या का बढ़ना, भीषण अकाल पड़ना। 1788 में फ्रांस में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है। फिर बीमारियां भी फैल गई थी, ठीक है। अब धनी लोग तो क्या कर रहे थे, मौज उड़ा रहे थे, ठीक है। शीघ्र ही उसने उग्र रूप धारण कर लिया। पेरिस में एक महल है जिसका नाम था वर्साई राजमहल को घेर लिया। क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया कि वर्साई राजमहल को इन्होंने घेर लिया। अब तत्कालीन कारण क्या थी? तो तत्कालीन कारण जो था इसका सबसे बड़ा आर्थिक दशा का था। क्यों? जो देश था वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, कुछ युद्ध के कारण तो कुछ लूट शोलमा के जो है आलीशान खर्चीले के कारण राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा था। 1789 में राजा ने राज्य परिषद असिस्ट जनरल की बैठक बुलाई थी, 1789 में। फ्रांस की क्रांति, अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है और पीछे जो बैकग्राउंड समझाया गया था, कैसे यहाँ की स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या कारण थे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 जुलाई 1789 को इसकी शुरुआत हुआ था। स्थान था पेरिस शहर। समय सुबह पेरिस शहर के लिए आतंक का साया लेकर आई थी। प्रभाव, इसका प्रभाव जो था पूरे विश्व में, पूरे एशिया में, यहाँ तक कि भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। फ्रांसीसी क्रांति विरासत छोड़ गई। जब फ्रांसीसी क्रांति जो है जब हो रहा था तो वहाँ पे क्या है, अमेरिका से कुछ शब्द भी लिए गए थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, प्रजातंत्र। स्वतंत्र, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता, सभी को जो है समान रूप से देखना चाहिए। बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। प्रजातंत्र, प्रजा मतलब लोगों का तंत्र होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। क्रांति होने के कारण क्या थे कि देखिए, क्रांति होने के कारण क्या थे, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो लुई सोलमा था उसने क्या किया, जो वर्साई था वहाँ का जो राजमहल था उसकी देखरेख करने के लिए उसने अंग्रेजों सैनिकों की नियुक्ति कर दी। देश में दंगे होने लगे, राजा फौज को गोली चलाने का आदेश देने वाला था, ऐसा एक अफवाह फैला हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ, इसी के चलते हुए 7,000 स्त्री और पुरुष जो थी टाउन हॉल के सामने एकत्रित होकर एक जन सेना का गठन कर दिया। ये लोग जबरदस्ती इमारतों में घुस गए और हथियार की खोज करने लगे। और देखिए पेरिस के पूर्वी भाग में, पेरिस के जो है पूर्वी भाग में एक दुर्ग स्थित है, इसे बास्तिल का किला के नाम से भी जाना जाता है। हथियार लूट लिए गए, किले से कमांडर मारा गया। किले में क्या हुआ, कमांडर था, कमांडर मारा गया। कैदी, जो जितने भी कैदी बंद कर रखे थे सबको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। उनकी जनसंख्या केवल 7 थी।
बास्तिल का किला लोगों के लिए घृणा का केंद्र था, क्योंकि वहाँ पे बहुत आलीशान रूप से रहते थे, ठीक है, खर्चीला बहुत होता था वहाँ पे, फिर से वहाँ पे क्या थे, हथियार रखे जाते थे, तो ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि घृणा का केंद्र था, बन गया था। बास्तिल के किले को ध्वस्त कर डाला। अब क्या हुआ, बास्तिल के किले को जो है नेस्तानाबूद कर दिया, मतलब इसको जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इस क्रांति में 200 व्यक्ति मारे गए थे। जैसे हमारे भारत में क्रांति हुई 1857 की क्रांति, इसमें बहुत सारे जवान मारे गए, बहुत सारे देशभक्त मारे गए, बहुत सारे क्रांतिवीर मारे गए, उसी प्रकार इस क्रांति में 200 व्यक्ति भी मारे गए थे। स्वतंत्रता की एक महान विजय थी ये। विरोध करने के कारण क्या है कि देखिए, कर पे कर, जो राजा जो है कर पे कर बढ़ाए जा रहा था, जिससे जो खाने पीने की जो पदार्थ है तो क्या हो गया, इनकी जो कीमत है वो दिनों दिन क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जनता ने इसका विरोध किया, खासकर पाव रोटी की कीमत बढ़ती जा रही थी। ये महाशय जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये है लुई 16वां। ये 1774 में शासन पे बैठा था, तो इसके बारे में देखते हैं। तो 18वीं सदी का उत्तरार्ध और फ्रांसीसी समाज, लुई 16वां वंश था इसका बूर्बो राजवंश। लुई 15वें का जो ये पोता था, ठीक है, और 1774 में गद्दी पे बैठा था ये। ज़्यादा उम्र नहीं थी इसकी, 20 वर्ष की अल्पायु में राजा बन गया था। योगी शासक था, मतलब अपने प्रजा से कोई मतलब ही नहीं रखता था। ये अपने शानो शौकत में हमेशा रहता, विलासी जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। आलसी था, एक नंबर का कह सकते हो आप। दृढ़ इच्छा और दूरदर्शिता की कमी थी। ये कभी भी दूर की सोचता नहीं था कि भाई राज्य में क्या होने वाला है, आगे के क्या प्लान है, अर्थव्यवस्था कैसे जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं। ईमानदार व्यक्ति था ये। लुई 16वें को है देशद्रोह के आरोप में ट्यूलरी के राजमहल में बंदी बना लिया, और 21 जनवरी जो है 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इसको फांसी दे दिया गया था। अब ये हमारी जो है मैरी एंटोनेट थे, लुई 16वां की पत्नी थी। ये बड़ी चालाक थी, होशियार भी बहुत थी। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। 1770 में ये इनका विवाह हुआ था। 14 वर्ष की अल्पायु में लुई अगस्टे से विवाह किया था। शीघ्र निर्णय लेने की गुण मौजूद थे, कोई भी निर्णय जो है शीघ्र ले लेती थी ये, ठीक है। बड़ी खर्चीली थी, अभिमानी और विचारहीन स्त्री थी। क्रांति के दौरान मैडम डिफिसिट के नाम से जानी जाती थी। इसको भी क्या कर दिया, इसको भी देशद्रोह के आरोप में तुइल रिज प्लेस में बंद कर दिया। 14 अक्टूबर 1793 को इसको भी फांसी दे दिया गया था। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को जो है साझा शत्रु ब्रिटेन से छुड़ाने में मदद की थी, ठीक है। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को जो है साझा शत्रु ब्रिटेन से छुड़ाने में मदद किया था, ठीक है ना। ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस पर जो 10 अरब लीवरे का कर्ज चढ़ गया था। 10 अरब लीवरे का क्या चढ़ गया था, कर्ज चढ़ गया था। और उस पर पहले से ही 2 करोड़ का जो है कर्ज 2 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ था। इसमें पहले से ही जो है 2 करोड़ का जो है कर्ज चढ़ा हुआ था। कर्ज चुकाने में जो फ्रांस सरकार विवश थी। अब देखिए, अपने नियमित खर्चे जैसे कि सेना का खर्चा हो गया, राज दरबार की शान शौकत को, और विश्वविद्यालय चलाने, तो क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार ने जो है करों में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। अब कर भी क्या कर दिए, अब बढ़ाते गया वो। फ्रांस में सामाजिक दशा क्या था कि वहाँ पे समाज जो था 3 वर्गों में विभाजित था। एक तो पादरी हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, प्रथम स्टेट में जो है पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे, और तृतीय स्टेट में जो है तुम्हारे बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, वकील हो गए आदि थे। किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर नौकर थे। इसमें पादरी वर्ग की बात करते हैं तो इनका जो है भूमि पर 10% अधिकार था, 10%। इसको चर्चों को कर लगाने का अधिकार था। भूमि उपज का 10वां भाग जो है चर्च को कर के रूप में मिलता था, जिसे टाइथ कहा जाता था। 10वां भाग मिलता था उपज का, ठीक है। इनका चरित्र बहुत बेकार था, बहुत खराब था। इनका सामंत वर्ग की बात करते हैं, इनका देश की भूमि पर 30% अधिकार था। कर नहीं देना पड़ता था, ऊंचे पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती थी, बल्कि ये किसानों से ही कर वसूलते थे, ठीक है। मध्यम वर्गीय लोग जो है तृतीय स्टेट में फ्रांस में लगभग 94% जनसंख्या इन्हीं की थी। इनमें किसान था, डॉक्टर था, मजदूर था, व्यापारी था, शिल्पकार था, ठीक है, पुलिस था, साहित्यकार था, दस्तकार सभी थे, सैनिक, ठीक है। मजदूरों और किसानों की दशा जो है अत्यंत खराब थी वहाँ पे। मजदूर हो गए, किसान हो गए, इनकी दशा हमेशा से ही हर जगह पे रहा है, चाहे भारत ही क्यों ना हो। मजदूरों को जो है काम के बदले बहुत कम वेतन मिलता था। किसानों को सरकार जागीरदार चर्च को कर देने पड़ते थे। किसान सरकार को टाइल नामक कर देती थी। किसान जो है
कि सरकार को जो है टाइल नामक कर देती थी, जैसे कि भूमि के बदले हो गया, आयकर हो गया, नमक कर हो गया, तंबाकू कर हो गया, है ना। जीने का संघर्ष। फ्रांस की आबादी सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो बढ़कर जो है 1789 में 2.8 करोड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, अनाज का मांग भी बढ़ेगा। तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अनाज उत्पादन तो कम हो रहा था एक तरफ, और इसकी जो है उसकी मांग क्या हो रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था। पाव रोटी की कीमत में क्या हो रहा था, दिनों दिन बढ़ रहा था। जो इनकी ब्रेड था उसमें क्या हो रहा था, दिनों दिन मतलब हम कह सकते हैं कीमत जो है दिनों दिन बढ़ रहा था। अमीर गरीब के बीच जो है खाई का एक अंतर बन रहा था। अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। अब जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, देखिए अब किसी भी देश में जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, कैसे मतलब हम कह सकते हैं कि खाने पीने की लाले पड़ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर ख़राब फसल हो गया तो खाद्य दंगे होंगे, ठीक है, खाने के लिए क्या होंगे, दंगे होंगे। फिर क्या होगा, अन्न का अभाव होगा। फिर जो यहाँ पे दिखा रखा है कि अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। तो देखिए क्या होगा कि खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ेगी। फिर इससे क्या होगा, नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा, जो महामारी फैलेगी, शरीर कमज़ोर होगा, और इससे क्या होगा, मृतकों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीविका का संकट जो है उत्पन्न होता है। अब उभरते हुए मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना किया। देखिए फ्रांस में ऐसे कई मध्यम वर्ग उभर कर सामने आए जिन्होंने फ्रांस में मौजूद बुराइयों को समाप्त करने में एक अपनी अहम रोल अदा किया था, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे जो है मोंटेस्क्यू, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी बहुत सारी नीतियाँ दिया, बहुत सारे अपने विचारों को इन्होंने प्रवाह किया। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, मोंटेस्क्यू के बारे में। तो ये सुप्रसिद्ध वकील और लेखक थे। देवी अधिकार के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने कहा कि देवी अधिकार के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। इन्होंने केवल क्या किया, जनता के ऊपर बल दिया था। कह रहा है कि राजा के निरंकुश शासन का इन्होंने विरोध किया, ठीक है, और संवैधानिक शासन की स्थापना के पक्ष में थे। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखा था जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। इसने राजा के देवी सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति के बंटवारे की बात कही थी। प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर इन्होंने बल दिया था। ये हमारे जो है वाल्तेयर, ठीक है, तो महान व्यंग्य लेखक था, किंग वाल्तेयर के नाम से जाना जाता था। वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करो और अच्छे आदमी बनो, ठीक है। और ये हमारे रूसो हैं। तो रूसो ने क्या, राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इनकी अन्य पुस्तक भी एक कन्फेशन सोशल है, ईमेली है, और एक महान दार्शनिक है और भी दीद्रो, अपनी पुस्तक विश्व विज्ञान कोश की रचना की थी। क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो एसेस जनरल की जो अंतिम बैठक बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाया गया था। फिर उसके बाद ये 175 वर्ष के बाद बुलाया गया था, जो बुलाया गया था दूसरा बैठक, यानी कि 5 मई और 1789 को जनरल बैठक की बुलाई गई थी। ये नए कर कोई प्रस्ताव के लिए था, नया कर कोई लागू करना होगा, इसके लिए बुलाया गया था। पहले स्टेट में 300 प्रतिनिधि भेजे थे, इसमें पादरी था। दूसरे ने भी 300 प्रतिनिधि भेजे और दोनों स्टेटें जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो थे उनके पीछे खड़े किए गए थे। देखिए इनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इनको कितना भेदभाव किया जा रहा है। और इसमें महिलाओं को, कृषक को, मजदूर को जाना अनिवार्य नहीं था, या यूँ कहें कि वर्जित था, मना कर रखा था इन्होंने। अब क्या हुआ, तो नहीं जा सकते तो अपनी जो कुछ शिकायत है वो क्या, वो पत्रों के माध्यम से ही भेजेंगे ना। तो जो उनके प्रतिनिधि थे उनके माध्यम से इन्होंने 40,000 पत्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी शिकायतों की सूची तैयार की थी। एसएस जनरल के नियमों के मुताबिक प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार है, मतलब प्रत्येक वर्ग को जो है एक वोट देने का अधिकार है। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के तीसरे वर्ग ने इसकी मांग की थी, मतलब जो तीसरा वर्ग था जिसमें किसान, मजदूर सभी जो आते थे, ठीक है, उन्होंने इसकी मांग किया था। अब क्या, वो नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। अब इसके लिए क्या किया गया, नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया, जिनकी अगुवाई जो है, जिनका लीड कर रहे थे मिराबियो और आबेसिये ने किया था। अब 4 अगस्त 1789 के असेंबली ने करों के कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था, मतलब ये जो करों वाली व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था है, इसको 4 अगस्त 1789 को समाप्त कर दिया। समाप्त करने का एक आदेश पारित किया गया। अब क्या, धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर लिया गया, जो सामंतों के पास था, फिर से पादरियों के पास था, सबसे क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब देखिए 30 अरब लीबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। देखिए इतना संपत्ति इन दोनों के पास ही था बस। इससे क्या होगा, सरकार का फ़ायदा ही होगा ना, आर्थिक व्यवस्था में जो है फ़ायदा ही होगा। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। नेशनल असेंबली जो है 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था।
जो नेशनल असेंबली था 1791 में जो है फ्रांस की संवैधानिक प्रारूप तैयार कर लिया था। ठीक है। अब मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना था। शक्तियों का बंटवारा कर दिया, जैसे विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। देखिए 1791 की राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यायपालिका में न्यायाधीश था, कार्यपालिका में सम्राट था, राजा था, और विधायिका में नेशनल असेंबली इसके सदस्य थे। कितने थे? 745। और जो निर्वाचक होके आते थे, ठीक है, वो कितना होते थे? 50,000 पुरुष होते थे। इसमें देखेंगे जो सक्रिय नागरिक था, जो वोट देते थे, वो कितने थे? 2.8 करोड़ में से 40 लाख लोग ही वोट देते। और निष्क्रिय जो उनको प्राप्त नहीं था, मताधिकार प्राप्त नहीं था, लगभग 30 लाख की में पुरुष हो गए, महिला हो गई, बच्चे हो गए। 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब मतलब नेशनल असेंबली सभी को मतदान का हक नहीं था, उसमें सभी को जो मतदान का हक नहीं था। 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले मतदान दे सकते थे केवल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था वो वोट दे सकता था। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करना भाइयों।